हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डे टू इन्वेस्ट पर। ये वीडियो मैं बना रहा हूं सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी है उसके बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मुझे अच्छी मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा रिस्की बेट है क्योंकि इसके फंडामेंटल उतने अच्छे खासे नहीं है, बट इसका जो बिजनेस है वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और अट्रैक्टिव लगने के पीछे का कारण यह है कि मैं एक्चुअली में प्रॉक्सी बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। अब प्रॉक्सी बिजनेस क्या है? जो मेन बिजनेस प्रॉक्सी बिजनेस उनको कहा जाता है, ऐसी कंपनियां जो मेन जो सेक्टर होता है फिर मेन जो इंडस्ट्री होती है उन सब के लिए वो चाहे आप इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो ऐसी कंपनीज को कहा जाता है प्रॉक्सी बिजनेस। अब जैसे मैं समझाऊं आपको एक एग्जांपल लेकर के, अगर मैं ऑटो की बात करूं तो ऑटो में जैसे टाटा मोटर, तो टाटा मोटर क्या है? ऑटो बनाने वाली कंपनी है, ऑटो व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है, तो वो मेन इंडस्ट्री हो गई ऑटो इंडस्ट्री। एंड अगर मैं बात करूं सोनाकॉम्स या फिर आपके मदरसन सुमी, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब ऑटो के कंपोनेंट्स देते हैं। तो ये सब हो गए ऑटो सेक्टर के लिए प्रॉक्सी, मतलब सोनाकॉम्स और मदरसन सुमी प्रॉक्सी हो गए, जिनको आप ऑटो इंस्टॉलर्स के नाम से जानते हो। तो ठीक ऐसे ही मेन बिजनेस को जो कंपनीज हेल्प करती हैं उनको बोला जाता है प्रॉक्सी। अब ये एक्चुअली ये प्रॉक्सी है और प्रॉक्सी एक्चुअली में 2-3 जगह के लिए है। जैसे ये मेन 2-3 बिजनेसेस के लिए, जैसे हाउसिंग की अगर मैं बात करूँ तो हाउसिंग सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट मतलब वहाँ के लिए प्रॉक्सी है। उसके बाद आपका ईवी के लिए, जस्ट इसने ईवी में भी एंट्री करी है पिछले साल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो वहाँ के लिए भी ये प्रॉक्सी है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट्स उनके लिए भी ये चीज़ प्रॉक्सी में काम करती है। तो एक तरीके से इसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा पॉइंट कि कभी कभी क्या होता है कि किसी बिजनेस का एक टाइम आता है, हर बिजनेस का एक टाइम आता है। जैसे आज के 10 साल पहले अगर कोई सोलार एनर्जी की बात करता तो आई थिंक उतना अच्छा नहीं था, बट आज के टाइम पे सोलार एनर्जी लग रहा है कि नहीं अब ठीक है, अब ये काम करेगी। तो ठीक वैसा ही कि हर बिजनेस का एक टाइम आता है, तो वैसे इसका अब टाइम आने वाला है, ऑलमोस्ट समझिए कि आ चुका है। तो इस तरीके से मैं इसलिए इस पर चाहता हूँ, और ताकि आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए खुद की, और इस रिसर्च के बाद आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और ये मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको अच्छा लगे तो ही आप इसको बाई करना, अदरवाइज आप इसको बाई मत करना। और डिस्क्लोजर ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, आपको बाई करना है या फिर नहीं करना है, इट्स अप टू यू। मुझे अच्छा लगा था, मेरा लॉन्ग टर्म का ग्रोथ है मतलब प्रॉस्पेक्टस है, उस तरीके से मैंने इसको रख के देखा हुआ है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रीज़न ये है कि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा ये मेरा वीडियो दूसरे लोगों के पास पहुंचेगा, तो वो और लोगों को नॉलेज मिलेगा। और आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हो वहाँ पे भी आप शेयर करना, ताकि ये और लोगों के पास पहुँच सके। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूँ, सूरत में रहता हूँ। और अगर आपको शेर खान रिलेटेड कोई क्वेरी है और कोई हेल्प चाहिए, ओके, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9737554319। शेर खान से रिलेटेड पूरी क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। कंपनी का नाम है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 1985 में स्टेब्लिश हुई थी, और इनका जो कामकाज है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजीज देती हैं। अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूँ तो इनके प्रोडक्ट अगर आप समझिए तो मेन चीज़ क्या है, इनका स्विच गियर का काम है। और आपका समझिए जैसे यहाँ पे रोटेटरी स्विच, अब रोटेटरी स्विच क्या है, जैसे आप लोग स्टेपलाइजर यूज़ करते थे ना, गांव में स्टेपलाइजर होता था और यहाँ पे भी स्टेपलाइजर है। तो स्टेपलाइजर में खट खट करके स्विच होता था, मतलब पावर सप्लाई आपके इक्विपमेंट्स के पास, यानी जो भी है, लेट से आपका टीवी है या फिर आपका कुछ भी है, तो आपके उस इक्विपमेंट के पास पावर सप्लाई कितनी जानी चाहिए उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता था स्टेपलाइजर। तो उसी का ये एक पार्ट होता है कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई, इसी कंपनी ने एक्चुअली में ये जो रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच के मामले में इनका एक कोई अपनी टेक्नोलॉजी होगी जिसको उन्होंने बनाया हुआ है। मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा, जस्ट ये न्यूज़ आज मुझे पढ़ने में आई। तो ये इन्होंने पूरा उसका पेटेंट करवा लिया 20 ईयर्स का। मतलब अब पेटेंट करवाने का बेनिफिट क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट इन्होंने जो भी डेवलप किया है, वो जो टेक्नोलॉजी है, इनके अलावा इंडिया में कोई नहीं बना सकता। तो ये एक तरीके से इनके लिए बेनिफिट है। आप ये बिजनेस स्टैंडर्ड पे है, तो आप जाकर के सीजन लिखेंगे सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं पूरा। ओके, मतलब कुल मिलाकर के भाई कि जो रोटरी स्विचेस हैं, ये मेरे मुँह से रोटरी निकल जा रहा है, जो रोटरी स्विच हैं उसके लिए इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी हुई है और उसका उन्होंने पेटेंट करवा लिया आगे आने वाले 20 सालों में। अब इनके आप अगर प्रोडक्ट में जाओगे तो आप देखो कि इनके जो भी प्रोडक्ट है वो कुल मिलाकर के हर जगह पे यूज ही हो रहे हैं। ओके, आप इनके जाना पूरा, क्योंकि वीडियो उतना लंबा नहीं बना सकता इसकी वजह से।
इनके हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं। आप अगर समझिए जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है ये तो सिर्फ आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा एनर्जी सेविंग्स में ये लोग काम कर रहे हैं, ईटी में, ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स में भी ये लोग एंट्री कर दिए हैं। अभी जो दो इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, जॉइंट वेंचर के बारे में बताता हूँ अभी। तो आप अगर इनके समझोगे चीज़ों के तो समझ में आएगा कि हाँ इसके जो बिजनेस हैं कितने ज़्यादा ग्रोथ। अब यहाँ पे देखिए रिमोट स्विचेस, मतलब ये जो स्विच है वो भी रिमोट से ऑपरेट होंगे, मतलब बटन रिमोट से दबेगी सोचिए इतनी टेक्नोलॉजी इनकी हाई है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए ताकि आपको पता चले कि इनका बिजनेस कैसा है। और फिर अब हम चलते हैं, चूंकि बिजनेस इतना अच्छा है तो फंडामेंटल का बहुत अच्छा होना चाहिए था, बट वही थोड़ा सा एक कंसर्न का पॉइंट है कि फंडामेंटल उनका अच्छा नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं इनके शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेता हूँ। शेयर होल्डिंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ शेयर होल्डिंग्स कम है, क्योंकि इन्होंने इक्विटी को ज़्यादा करके डाइल्यूट कर रखा है और इसमें एल&टी का भी पार्ट है, उसमें ये लोग बने हुए हैं। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ओनली 32% है। एक्चुअली में ये कंसर्न वाली बात है, बट इसका पार्ट अलग है। ओके, तो 32% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यहाँ पे देखिए FII आप अगर देखोगे तो FII बढ़े हुए हैं। ये जो क्वार्टर था इस दिसंबर वाले क्वार्टर में FII 6.83 से लेकर के 7.36 हो गए, तो मतलब FII से इसमें बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें यही देखो, कुल मिलाकर के जिस स्टॉक के पीछे बड़े लोग भाग रहे हैं उसी में हमें भागना चाहिए, ये पॉइंट है। तो FIIs बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स अगर आप इसको देखते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ ये नेगेटिव पॉइंट था, बट यहाँ पे सामने से पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हमारे पास FIIs की होल्डिंग बढ़ रही है। एंड अब इसके अलावा अगर मैं इनके रेवेन्यू की ब्रेकडाउन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स उतना अच्छा नहीं है, बट अगर हम एनुअल बेसिस पे चले तो हमारे पास दो ही सेल का डेटा है। यहाँ पे 584 करोड़ की सेल्स थी इनकी एंड 625 करोड़ की सेल हो गई आपके 2021 में। और इसके बाद आपका अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में देखिए 177 करोड़ की थी, और इसके बाद ये कंटिन्यू थोड़ी सी घटी, फिर उसके बाद इन्होंने ग्रेजुअली इसको कंट्रोल कर लिया है। एंड यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो मैं इंटरेस्ट भी देखता हूँ। इंटरेस्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा घट रहा था, बट बाद में क्या हुआ, बढ़ गया। हालांकि इनका जो मतलब बिजनेस का मैंने इनके इंटरव्यू सुने, इनके प्रमोटर्स के, तो दोरास्वामी जी हैं, उनका फुल नाम मुझे नहीं पता है, तो वो इनका इंटरव्यू मैंने सुना, तो उनका जो बोलने का तरीका था ना, वो बंदा मुझे लग रहा था नहीं एम्बिशियस है, तो वो कंपनी को कहीं ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा अग्रेसिव है, उनके अंदर अग्रेशन है, तो काम कर रहे हैं, मुझे वो टाइप पे सही लगा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखो तो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा प्रॉफिट है, चूंकि कंपनी छोटी है। इसका अगर मैं बात करूँ तो 314 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी, आप इसको समझ सकते हो। माइक्रो कैप कंपनी मतलब 314 करोड़ की कंपनी है, तो माइक्रो कैप समझ सकते हो। ओके, तो ये इस तरीके से है, आप इसको थोड़ा और भी स्टडी कर सकते हैं। फंडामेंटल उतने भी अच्छे नहीं है, बट ठीक है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि चूंकि बिजनेस में ग्रोथ है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपको, जब जॉइंट वेंचर के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चले कि जो बिजनेस में ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी है। अब दूसरी चीज़ कि भाई चलो अच्छा ठीक है, तो ये इनके पास क्या पैसा वैसा पड़ा है, तो उस मामले में भी ये थोड़े से कमज़ोर हैं। ओके, अब बोलोगे सर आप कमजोरी ज़्यादा बता रहे हो, फिर भी बोल रहे हो लेना है। बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जब किसी का बिजनेस अच्छे से चलने लगता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो अपने आप वो कंपनी सस्टेन कर जाती है और वो प्रॉफिटेबल बन जाती है। ओके, जैसे लेटेस्ट में HFCL का केस, HFCL मैंने 17 रुपये पर रिकमेंड किया था, 96 का उसने हाई लगाया था। उस टाइम पे अगर आप फंडामेंटल देखते, जब इसका रेट 17 रुपये था, 18 रुपये था, तो उस टाइम पे आप फंडामेंटल्स को देख करके सीधा अवॉइड कर देते। बट यहाँ पे ग्रोथ हमें दिखी ना, बिजनेस में ग्रोथ दिखी, तो आपको थोड़ा उस तरीके से भी सोचना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ इस स्टॉक के लिए, अदरवाइज मैं इसको नहीं कंसिडर करता, क्योंकि फंडामेंटल मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे हैं। बट बिजनेस में ग्रोथ अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब यहाँ पे रिजर्व सरप्लस की बात करूँ तो 315 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है। उसके सामने अगर मैं देखूँ तो 35 करोड़ का नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस 307 करोड़ का इनका टोटल करेंट लाइबिलिटी है। अगर मैं इसको बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट आपके जो रिजर्व सरप्लस है उससे ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली में रिजर्व सरप्लस ज़्यादा होना चाहिए, ये दोनों जो है वो कम होने चाहिए, या फिर ये बहुत ही कम होने चाहिए। मतलब अगर रिजर्व सरप्लस का ये दोनों मिला करके आधा है, तब समझिए कि कंपनी अच्छी है। ओके, हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने इनके जो प्रमोटर्स उन्होंने बोला था वारंट सामने लिया हुआ है, तो एक तरीके से मतलब उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट फिर भी इनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि जितना पैसा इन लोगों का प्रॉफिट में आएगा, उसमें से ये लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो वो एक तरीके से बर्डन हो जाता है। कुल मिलाकर के कर्ज किसी भी कंपनी के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता है। तो ये रही फंडामेंटल्स की बात, बाकी आप इसके और भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर। तो टेक्निकल भी ठीक ठाक ही है। टेक्निकल अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं यहाँ पे मंथली में, तो मंथली में अगर मैं देखूं तो बेसिक अगर यहाँ पे समझो तो मंथली में हमारा जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था वो ऑलरेडी हो चुका है। ओके,
तो मंथली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमारा हो चुका है और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन भी कर रही है और यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो रही है। तो मंथली ट्रेंड अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अब इसके बाद अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली में आप लोग देख लीजिए, तो वीकली में भी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ऑलरेडी अप हो चुका है, थोड़ा सा नीचे जाकर के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो मंथली वीकली में ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। और ये तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड का चैनल पैटर्न था, ये वाला चैनल पैटर्न। अगर आप इसको कंसिडर करते हो, अब फिर यहाँ पे हम देखते हैं हायर हाई हायर लो वाला। तो यहाँ पे आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये पूरा का पूरा हायर हाई हायर लो का सिस्टम बना रही है। तो वीकली में हम इसको बोलेंगे कि जो ट्रेंड है वो अप है। तो वीकली ट्रेंड अप है तो हमारे लिए थोड़ा सा 4-5 महीनों का एक तरीके से सेटअप बन जाता है कि हाँ ये ठीक है। फिर आगे मैं इसकी बात करता हूं अब डेली। तो अब अगर मैं वीकली की बात करूं तो यहां पे देखिए वीकली का जो सपोर्ट था वहीं से ये बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है। अब इसके बाद हम अगर डेली में आ जाते हैं, यहां पे वॉल्यूम कहाँ गई भैया, अब डेली पे मैं अगर बात करूं तो मैं देखिए वॉल्यूम देखता हूं और आपको ये भी चीज़ सीख लेनी चाहिए। ये मेरी शॉर्ट मतलब एक तरीके से ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझ सको। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुई ना, तो किस लेवल से जनरेट हुई, इस लेवल से। ओके, इस लेवल से वॉल्यूम जनरेट हुई और कहाँ तक जनरेट हुई, यहाँ तक। तो कुल मिलाकर के ये जो लेवल था यहाँ तक वॉल्यूम जनरेट हुई। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन लोगों ने बाइंग किया है, मतलब किसने बाई किया, किसी बड़े लोगों ने बाई किया है। जैसा कि आपने देखा FIS ने एंट्री मारी है, बढ़ा हुआ है उनका, तो ये बड़े लोग हैं। तो जो बड़े लोग हैं बाइंग किया है, तो इन्होंने जब बाइंग किया और इसके बाद यहाँ पे देखिए बाइंग किया, यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ी हुई है ना, तो यहाँ पे देखिए बाइंग किया है। तो इसका मतलब ये कि वो अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, वो अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। ये देखिए जब भी वॉल्यूम बड़ी हो और वॉल्यूम जब बड़ी हो और उसके साथ में प्राइस ऊपर ना निकली हो और साइडवेज हो गई हो या फिर नीचे आ गई हो, दैट मीन्स कि उस बंदे ने अभी तक प्रॉफिट नहीं किया हुआ है। और वो लोग कभी भी लॉस में तो निकलेंगे नहीं, आप लोगों को पता है FIS कभी लॉस करते हैं नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी ये लोग निकले नहीं हैं और इन लोगों को प्रॉफिट करने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। क्लियर, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें एंट्री मिल जाती है कि भाई हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एंट्री भी करते हैं, चूंकि ये एक्चुअली में लॉन्ग टर्म स्टोरी है, मैं आपको ये भी बता दूं, शॉर्ट टर्म में आप अगर इसको प्ले करना चाहते हो तो आप इसको भूल जाओ कि ऐसा भी कोई स्टॉक है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, 10 से 15 सालों के लिए आप होल्ड करिए। मैंने भी जो भी होल्ड कर रखा है वो कम से कम मेरा 15 से 20 साल रखूंगा, अनटिल एंड अनलेस इनके बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है तब तक। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मैं सिंपली निकल जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको करिए, शॉर्ट टर्म में तो मुझे सही नहीं लगता। फिर भी आप अगर प्ले करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप एंट्री करिए यहाँ पे कहीं भी रेंज पे, तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए इसके नीचे। अगर इसके नीचे मतलब कि यहाँ पे 170 के नीचे अगर ये क्लोज होती है तो आप इसमें से निकल जाना, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हो थोड़ा 4-5 महीनों के लिए। हो सकता है आपको थोड़ा 10-20% का रिटर्न मिल जाए, बट आप अगर लॉन्ग टर्म में जाते हो तो लॉन्ग टर्म में ये मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इसके बिजनेस में अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ है और का मतलब मुझे लगता है कि नहीं ये अच्छा कर सकती है। अब बिजनेस में ग्रोथ मुझे इसलिए लग रहा है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 2 जॉइंट वेंचर किए हैं। क्या किए हैं? 2 जॉइंट वेंचर किए हैं। अब जॉइंट वेंचर का काम क्या होता है, पहला इन्होंने ऑस्ट्रिया की कंपनी है, ओके, ऑस्ट्रिया की कंपनी है कोस्टार, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया है कोस्टार। उसके साथ जो ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया जॉइंट वेंचर किया हुआ है। और इस जॉइंट वेंचर के तहत इन्होंने, इनका जो जॉइंट वेंचर हुआ था पिछले साल हुआ था, और इनका कहना यह था कि इनके अंदर जो भी हम मतलब इस जॉइंट वेंचर के तहत जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी सेलिंग मार्च 2022 तक, मतलब 2022 मार्च, ये जो भी अगले महीने हमारा गया है, वहां तक हमारे प्रोडक्ट्स की सेलिंग हो जाएगी चालू, मतलब प्रोडक्शन और सेलिंग चालू हो जाएगी। तो अब इनका जो जॉइंट वेंचर था, ओके, अब वो उसका परफॉर्मेंस आने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जब जून और जुलाई में ही आएगा, जुलाई में जब इनका सेल्स डेटा आएगा तब हम देख लेंगे कि क्या हुआ, मतलब जो जॉइंट वेंचर हुआ था उसका क्या असर पड़ा। तो वो एक तरीके से हमारे लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा। अगर वो बढ़ जाता है तो दैट मीन्स कंपनी को अच्छी रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेटेंट उन्होंने करवा रखा है, तो पेटेंट वाले से भी इनके बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। तो पूरे इंडिया में सिर्फ वही बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही बना सकते हैं। दैट मीन्स वो उसको बेचेंगे अच्छे खासे तरीके से। अब तो पहला तो कोस्टार हुआ, तो कोस्टार के साथ इन्होंने जो भी जॉइंट वेंचर किया था उसका प्रोडक्शन तो चालू होगा, बट वो जॉइंट वेंचर हुआ किस लिए था, तो टोटल 2 मिलियन यूरोस का उन्होंने इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों लोग मिल करके उसको कर रहे हैं। और इसके तहत वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो फास्ट चार्जिंग इक्विपमेंट है या फास्ट चार्जिंग स्टेशन, उन सबको बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे ये लोग, समझ रहे हैं आप।
उन सबको बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे ये लोग। प्लस इसके साथ साथ इनका जो काम है वो एनर्जी सेविंग में भी काम करे। जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट में इनकी एक दो टेक्नोलॉजी है, वो कोई उसके इंस्ट्रूमेंट है, उसको ये लोग डालते हैं, तो जिससे एनर्जी की सेविंग 30% से भी ज़्यादा होती है। तो ये कुल मिलाकर के गवर्नमेंट सब इसको टेक ओवर करने वाली है, मतलब गवर्नमेंट इसका पूरा चल के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं कि भाई आप इसमें डेवलप करो, इसको टेक्नोलॉजी लगाओ। तो कुल मिलाकर के बहुत सी चीज़ें इनके पास बेनिफिट है। और जो ईवी का फास्ट चार्जिंग का, तो आप लोगों को पता है ईवी का सेक्टर कितना आगे जाने वाला है। तो इनके क्लाइंट क्या कौन से बनेंगे? इनके क्लाइंट आगे चल के टाटा पावर, बड़े बड़े जो सोलार से और ईवी सेक्टर में काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, वो सब इनकी आगे चल करके क्लाइंट बनने वाली हैं। और डेफिनेटली इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। वही वजह है कि मैं इसमें थोड़ा बुलिश हो गया हूँ। अब दूसरा इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया है, इन्होंने अपने इंडिया की कंपनी है, उसका नाम है ई-मार्च एलएलपी। ये इंडिया का एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप वही है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है। इसके अंडर में ये लोग क्या करेंगे? इसके अंडर में जो रिक्शा एंड बसेस प्लस आपका व्हीकल्स, तो इन सब के अंदर जो कंबस्शन इंजन होता है, कंबस्शन इंजन मतलब कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, इन सब को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक इंजन, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला होता है, इलेक्ट्रिक इंजन का ये लोग मतलब एक तरीके से उसको चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे, मतलब कंबस्शन इंजन निकाल करके और उसमें ये लोग इलेक्ट्रिक इंजन फिट करेंगे। ऐसे इनका कामकाज होने वाला है ई-मार्च टेक्नोलॉजी के जो जॉइंट वेंचर हुआ उसके अंडर में। तो अब आप समझ लीजिए कि जो ईवी का सेक्टर है आगे चल के इनका टारगेट है कि 50 लाख प्लस यहाँ पे सबसे पहले रिक्शा में जाएंगे ये लोग, ओके, सबसे पहले रिक्शा में जाएंगे, फिर बसेस में जाएंगे, फिर उसके बाद व्हीकल्स में जाएंगे। तो 50 लाख से भी प्लस इनका ऐसा टारगेट है कि ये लोग रिक्शा को कर लेंगे FY 2023 तक। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं आगे चल के। कुल मिलाकर के अपॉर्चुनिटी लग रही है, मतलब कुल मिलाकर के ग्रोथ लग रही है। मतलब यूँ समझिए कि जोमेटो में पैसा डालना कुछ भी, पेटीएम में बिना प्रॉफिट के पैसे डालना सिर्फ ये लगे ग्रोथ है। उससे अच्छा ये कि हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है और जो बिजनेस है वो जेन्युइन है। तो उस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि ये एक तरीके से सही, मतलब पेटीएम में पैसा डालने से अच्छा है कि यहाँ पे पैसा डाला जाए। हालांकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आप लोग थोड़ा इसको मतलब अपने तरीके से समझना। और अगर मैं इनके अभी हाल में अगर मैं इनके रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करूँ, तो अभी इनका जो बिजनेस है ये यहाँ पे आपका समझिए टोटल इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, प्लस यहाँ पे आपका जनरल पर्पज है और ये सब चीज़ें। आप इनकी वेबसाइट भी करिएगा, देखिए किसी भी कंपनी का वेबसाइट विजिट करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि उसके कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो अगर मैं इनके यहाँ पे बात करूँ इनके रेवेन्यू ब्रेकडाउन की, तो अभी के हिसाब से जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स हैं वहाँ से आपका इनके रेवेन्यू आ रहा है ऑलमोस्ट 49% का इंडस्ट्रियल मतलब स्विच गियर्स और ये सब जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं वहाँ से इनकी रेवेन्यू आ रही है। प्लस इसके अलावा अभी जो वायर्स एंड केबल्स, तो वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री में भी यार, हालांकि वहाँ पे आपका KRBL प्लस आपका हेवेल्स और ये आपका पॉलीकैब एंड आपका KEI ये सब ऑलरेडी हैं, बट ठीक है कॉम्पीट कर रहे हैं, ये लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वायर्स एंड केबल्स में जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो अभी इनके टोटल रेवेन्यू का 46% आ रहा है। एंड 5% जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। बिल्डिंग प्रोडक्ट मतलब घर में जो स्विच लगते हैं वो सब चीज़ें। और इनका ऐसा मानना है कि जो ईवी वाला जो जॉइंट वेंचर हुआ उससे भी इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आएगा। तो आगे चल के ये रेवेन्यू का जो सेटअप है वो थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ से 3 सेगमेंट से निकल के और चौथा 5वां सेगमेंट एक्टिवेट मतलब ऐड होगा। तो ये उनका कहना है। तो कुल मिलाकर के अपॉर्चुनिटी वाइज मुझे लगता है कि ये कंपनी सही है और आगे चल के इनके बिजनेस में दम है, तो अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। सो दैट्स वाई मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, तो इसका मतलब देखो ये नहीं है कंपनी का, आपने देखा फंडामेंटल्स थोड़े खराब होते हैं। फंडामेंटल जब खराब होते हैं मतलब कर्ज कंपनी के ऊपर ज़्यादा होता है, तो कोई मिलाकर के कुछ भी कर लो कंपनी बर्बाद हो ही जाती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने उतना ही इन्वेस्ट किया है जितना मैं आगे आने वाले 15 से 20 सालों तक होल्ड कर सकूं। और अगर नीचे जाए तो मुझे डर ना लगे, और अगर ऊपर जाए तो मेरे अंदर लालच ना हो। तो लालच और डर, प्रॉफिट का लालच, लॉस का डर, इन दोनों को भगाने का सिर्फ एक ही इलाज है, बाबा रिस्क मैनेजमेंट। इसका क्या इलाज है? बाबा रिस्क मैनेजमेंट। तो आप रिस्क मैनेजमेंट बाबा का शरण लीजिए, वहाँ पे उतना ही पैसा डालिए जितना आप भूलने को तैयार हो। लेट से 15,000, तो आप 15,000 भूलने को तैयार हो तो 15,000 ही डाल दीजिए ताकि आपको उसकी ज़रूरत ना हो। हाँ, अगर ये 15 का 50 होगा, 40 होगा, 60 होगा, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि मैंने सही बेट करी है। अगर ये डाउन जाएगा तो आप चाहो तो अपने रिस्क के हिसाब से निकल सकते हो, अदरवाइज आप उसको और ज़्यादा होल्ड कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि इनका जो बेट है, मैं एक तरीके से बेट समझता हूँ, 3-4 क्वार्टर में इनके रिजल्ट जब आएंगे, 3-4 क्वार्टर मतलब अभी 23 मतलब ये जो 22 है, 22 मतलब 2022 और 2023 FY 22-23 खत्म होने तक इनके औकात मुझे समझ में आ जाएगी कि क्या है, कितना दम है।
तो उस हिसाब से मैं इसमें एंट्री या फिर बने रहने मतलब री एंट्री मतलब फिर से और ज़्यादा उसको सम अप करना होगा, मतलब जैसे कि अगर फंडामेंटल अच्छा हुआ तो मैं और ज़्यादा ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं इसमें से निकलने का ट्राई करूंगा, तो इसका अपडेट आप लोगों को मिलेगा। बट अभी के हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि बिजनेस में दम दिखाई दे रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की लिंक है, तो आप जा करके फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इन दोनों को फॉलो एंड ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं कभी कभी लाइव मार्केट में भी अपडेट्स देता रहता हूँ, किसी चार्ट का अच्छे पॉजिटिव होते तो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है लोगों को और कर भी रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।